नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत और आज हमारे मेहमान हैं गजेंद्र रावत, जो कि कार्यकारी संपादक हैं पर्वतजन। गीत बाकायदा आपने सुना होगा, गीत भी लॉन्च हो गया है कि विकास हो रहा है उत्तराखंड में, बीजेपी विकास। सुना आपने क्या? बीजेपी सरकार जन पीनी आया रे, देश हो विदेश हो संगता छाया रे। उत्तराखंड हो जागी जा सुनिंद अब न जावारे, बेटी बारियों की लाज बचौने सभी अगने आवारे। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाई रे, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाई रे। शासन लग्यो जुगार पट गयूं तजोने माँ, शासन लग्यो जुगार पट गयूं तजोने माँ। खाई डकारियू उत्तराखंड बेटा छन बचौने माँ। षड्यंत्र न रचा मेरे गीतांग भायो रे, षड्यंत्र न रचा मेरे गीतांग भायो रे। झूठ सो करार तुम लोग न खाया रे। रोशन भाई आवरे यू निर्बुद्धों बगावरे, रोशन भाई आवरे यू निर्बुद्धों बगावरे। ये उत्तराखंड की लाज मेरी अब तुम्ही बचावरे, ये उत्तराखंड सो करार तुम लोग न खाया रे। उत्तराखंड विकास होणो यन सुण्याला रे, मोदी रावत योगी जन पीनी होण्या रे। जनु देश माँ मोदी अरे यूपी माँ योगी आई रे। ये उत्तराखंड का चमचायनो जापो कखन ल्याई रे, ये उत्तराखंड का चमचायनो जापो कखन ल्याई। बेटी बचावा बेटी पढ़ावा नारू लगाई रे, बेटी बचावा बेटी पढ़ावा नारू लगाई रे। कमल कुबल फूल उत्तराखंड खिलाई। बारी लुटानी छन मावासी लगी छन धार रे, बेटी बारी लुटानी छन मावासी लगी छन धार रे। सुनिंद से उछे जापो बड़ सुनिंद से ही सरकार रे, सुनिंद जोगलमा उजला परियोजना लाया रे, शौचालय की सुविधा संगता पहुंचाई रे। शौचालय की शासन सरकार घेरा पहुंचा उत्तराखंड रे, शासन सरकार घेरा पहुंचा उत्तराखंड रे। जहाँ को भी सुनिंद से यूं ये कमार चौंदाल ब्रह्मंड रे। पानी रोड घर घर पहुंचाया रे, बिजली पानी रोड घर घर पहुंचाया रे। मोदी जी का वचन रावत जिन निभाया रे। गरु गरु माठक खोल्या छन चढ़ी दारू ब्रह्मंड रे, गरु गरु माठक खोल्या छन चढ़ी दारू ब्रह्मंड रे। स्वच्छ छवि का गुणवान जन टीएस रावत रे, स्वच्छ छवि का गुणवान जन टीएस रावत रे। उत्तराखंड में विकास की लहर आई रे, भीतर का भेड़ बस्या छन भेड़ का भीतर रे। राजनीति को चसका दी दो करगे तीतर भीतर रे, राजनीति को चसका दी दो करगे तीतर। पर्वतजन आप जानते हैं उत्तराखंड की सबसे ज्यादा बिकने वाली मैगजीन है, और ऐसी पत्रिका है जो अपने आप में उत्तराखंड में संवाद करती है, लोहा लेती सिस्टम से लड़ती भिड़ती भी है। रावत जी, सुना आपने क्या? दरअसल वो जो गीत है, वो जो झापू गीत का जो दूसरा प्रत्युत्तर के रूप में हम सामने देख रहे हैं, वो गीत मुझे कहीं नहीं लगता कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गवाया। जब झापू गीत आया तो मीडिया ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा कि बाजार में इस तरह का गीत चल रहा है। उनका स्पष्ट रूप से मैंने बयान सुना था। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का जो काम है वो करता रहना चाहिए, और उसको उसमें उन्होंने कहीं कोई तीखी प्रतिक्रिया तक नहीं दी। उस गीत के बाद आप देखिए कि जो इनके ओएसडीज, पीआरओ और जो सलाहकार हैं, इन लोगों ने एक जो आदमी ठेकेदार आदमी है, जो सरिया और खनन और ये तमाम तरह का काम करता है, उससे एक एफआईआर लॉन्च करवाई। 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई। अभी वो दर्ज नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इन्होंने बताया। और आश्चर्यजनक रूप से उस एफआईआर में जिन 15 लोगों के नाम लिखे गए, उसमें पर्वतजन के जो मुद्रक प्रकाशक हैं शिव प्रसाद सेमवाल, उनका नाम भी डाला गया। उनको ये माना गया है कि इन्होंने वो खबर चलाई। भाई सिंपल से गाना बाजार में आया और शिव प्रसाद सेमवाल ने गाना को जो खबर बनाई उसमें बताया उन्होंने कि जो पहले नौचमी नारायण और अब तक खेलू जो गाने आए, उसके बाद एक नया गाना मुख्यमंत्री के पास के बारे में बन के आया। इन लोगों ने वो एफआईआर लॉन्च करवाई।
जी, सबने चलाया। हाँ, लेकिन उन्होंने शिव प्रसाद सेमवाल को उन्होंने पार्टी बनाया उसमें। वो ये दर्शाता है कि इन लोगों के मन में कोई खौफ था, और हो सकता है कि इन्होंने मुख्यमंत्री को विश्वास में भी नहीं लिया हो कि हम ये करने जा रहे हैं। अब इसका जो दूसरा पहलू, जो दूसरा गाना बन के आया है, ये गाना ये दर्शाता है कि वास्तव में फिर वही चंडाल चौकड़ी जो शायद इनको घेर के बैठ गई है, जो इनको बर्बाद करने पे तुली है, इन्होंने एक ऐसा गाना बनवाया है जो गाना आज तक कभी नहीं चला। आपने देखा होगा कि नरेंद्र सिंह नेगी जब गाना लेके आए थे नौछमी नारायण, नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से गाना बनवाया गया, व्यक्तिगत रूप से कि ये आदमी इस तरह के गाने गाता है, इस तरह के काम करता है। लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी का जो वो विराट गाना था, जिसके कारण तिवारी जी की सत्ता पलट गई, आप मान के चलेंगे कि नौछमी नारायण जो गीत था उस दौर का 2006 का, वो उस समय जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें उस गाने ने बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि चंडाल चौकड़ी जिसको आप कह रहे हैं, कथित चंडाल चौकड़ी, उसने ये गाना लॉन्च किया होगा? क्योंकि उस गीत के बोल मैंने भी सुने और उसमें गायक कह रहा है कि गीतांग भाइयों तुम साजिश में मत फंसो। वो सबसे पहले तो उस झांपू गीत का वो प्रत्युत्तर है, उसमें स्पष्ट रूप से वही लाइन दिखाई जा रही कि जो जिन लोगों ने पहले झांपू गीत गाया उनके ऊपर गाया है। मूल रूप से वो उसका जवाब है। और मैं वही कह रहा हूँ कि जब नरेंद्र सिंह नेगी के गाने का जवाब आज तक नहीं चला, और आज तक किसी को, उत्तराखंड के आदमी को ये याद नहीं है इन 10 सालों 11 सालों में जब से वो गाना चला, कि नरेंद्र सिंह नेगी के अगेंस्ट जो गाना बनाया गया था उसकी शुरुआती लाइन क्या थी, उसकी आखिरी लाइन क्या थी, उसकी बीच की लाइन क्या थी। ये लाइनें इसलिए नहीं चल पाती हैं कि इतनी गंभीर, मतलब उत्तराखंड की जनता या पूरे दुनिया की कोई भी जनता समझ सकती है। उसमें तो सिर्फ यही नहीं कहा जा रहा कि आप गीत मत लगाओ और आप साजिश में मत फंसो, बल्कि सीधे पवन सेमवाल को टारगेट करके कहा जा रहा है कि आप ऐसे गीत मत लगाओ, साजिश में मत फंसो। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 30,000 करोड़ की सब्सिडी का जो पैसा है वो भी लोगों के खातों में आ गया। उसमें कहा जा रहा है विकास हो गया, सड़कें बहुत शानदार बन गई, उत्तराखंड में जो है चारों ओर विकास ही विकास हो रहा है, नोट बरसते हुए दिखाए जा रहे हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई, और घनसाली के एक व्यक्ति हैं रामचंद्र बिष्ट, उनसे टिहरी की जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कराई कि सौभाग्य योजना के लाभार्थी इनसे बात कीजिए। उस व्यक्ति को इस कदर झूठ का एक तैयार करवाया गया, उसको कितना झूठ सिखाया गया। वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी से लाइव उसमें कार्यक्रम में कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब से आपने हमारे गांव में बिजली भेजी है तो मेरे जो 3 बच्चे जिनका परसेंटेज 55% आता था अब 95% हो गया है। हमने उसका जांच पड़ताल की तो पता चला कि आज तक उसके बच्चों के 95% तो बहुत दूर, वो कोई 60% तक नहीं पहुंच पाए तीनों बच्चे। उन तीनों बच्चों की मार्कशीट हमारे पास आज की तारीख में। उस व्यक्ति से ये झूठ बुलवाया गया कि ये बोलो, इससे पहले जो 1 रुपए की फोटोस्टेट कॉपी थी उस पर 500 रुपये खर्च होता था, और वो हमारे गांव के लोग मेड़ मरवाड़ी से और घनसाली 50 किलोमीटर दूर जाते थे। अब देखिए ये झूठ का पैमाना, एक प्रधानमंत्री के सामने लाइव चल रहा कार्यक्रम, उसमें बोल रहा है व्यक्ति कि 500 रुपये 1 रुपए की फोटोस्टेट पे खर्च होते थे। उस मेड़ मरवाड़ी से 8 किलोमीटर दूर बूढ़ा केदार है, बूढ़ा केदार में 15 साल से बिजली है, वहाँ बैंक है, वहाँ फोटोस्टेट मशीन है, वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ नहीं बताया गया। उससे 23 किलोमीटर दूर चमियाला है, चमियाला का डिस्टेंस नहीं बताया गया, और मोटे तौर पर आधा घंटा पैदल, जितना भी कुछ में। लेकिन कम से कम उत्तराखंड जैसे स्टेट से प्रधानमंत्री का आप लाइव बात करवा रहे हैं और उनको इस तरह झूठ सिखाया जा रहा है। एक और झूठ उस व्यक्ति से क्या बुलवाया गया कि हमारे गांव में दीपावली के दिन बिजली आया और पूरा गांव जगमग हो गया। उस मेड़ मरवाड़ी गांव में बिजली जो है दीपावली से 6 महीने पहले आ गई थी। अब आप देखिए जो झूठ प्रपंच का जो पूरे देश में चल रहा है और यहाँ चलाया गया, वो वीडियो आज भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉल पर है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के फेसबुक पर भी है, वॉल पर है वही वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि मैंने कहा ये मामला क्या है भाई, आपने क्यों ऐसी बात कही? उसने कहा साहब मुझे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, इन सब ने बोला कि तुम्हें ये बात वहाँ बोलनी है। आज की तारीख में वो व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के साथ इतनी लंबी चौड़ी बात की, वो व्यक्ति हंसी का पात्र बन के रह गया है। तो आप देखिए कि इनके गाने में कोई बात आ जाए, दूसरे गाने में कोई जाए, आप कितना भी कर लीजिए, का पात्र वो अपने गांव में होगा, 10-5 लोग जिसको जानते हैं उनके बीच होगा। देश तो ये मान रहा होगा ना कि बूढ़ा केदार झमाझम चमक गया, स्वर्ग बन गया। इसका दूसरा कारण ये था, ये गाना है, इस गाने में नोट बरस रहे हैं, 30,000 करोड़ का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, 30,000 करोड़ पैसे जो है गैस की सब्सिडी के लोगों को मिल गए। तो लोग, पूरा देश तो मानेगा ना कि वाह देवभूमि में क्या काम हो रहा है। अब कौन मानेगा कि आप यहाँ से टिहरी और उत्तरकाशी जा नहीं पा रहे हो, सड़कों की बुरी स्थिति हो गई है, ऑल वेदर रोड के नाम पे क्या हो रहा है आप जानते हैं। लेकिन देश तो ये मानेगा कि वाह क्या सड़कें हैं, क्योंकि थोड़ी सड़क दिखाई गई और कहा विकास की धारा बह रही है।
गाना बनाने से अगर लगता है कि कहीं आप बच जाओगे और कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। बनाने से अगर वो नहीं बचेंगे तो जो लोग बनवा रहे, जिनका आपने कथित चंडाल चौकड़ी आपने कहा, उनकी तो नौकरी बच जाएगी ना। कि एक गाना तुम्हारे गाँव में आया था, लोग एक गाना हमने लगवा दिया। मेरा मानना है कि जो ये गाने, ये जो सरकार के चारों तरफ लोग हैं, कोई आदमी 80,000 तनख्वाह ले रहा है, कोई लाख ले रहा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहे हैं, बंगले दे रखे हैं, गाड़ी ये सब दे रखी है। ये वो लोग हैं जो त्रिवेंद्र रावत के साथ संघर्ष के दौर में नहीं थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो परिस्थितियां नहीं देखी कि परसों तक इनको पर्चे पोस्टर से बाहर कर दिया था लोगों ने। ये वो तब आए वो लोग, इन्होंने इनसे तब इंट्रोड्यूस हुए जब मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इन लोगों को तो विकास दिखेगा ही नहीं। हेलीकॉप्टर मिल रहा है घूमने के लिए, एसी गाड़ी मिली हुई है, एसी बंगला मिला हुआ है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग हाथ जोड़ रहे हैं, तो इनको तो उत्तराखंड में विकास ही दिख रहा होगा। और इनकी गलती क्या है? मेरा दिल्ली से आए, बम्बई से आए यहाँ के, और इनके आगे पीछे विज्ञापन वालों की लाइन लगी रहती है सुबह से लेकर आज तक। वो भी इनकी सेवा करते होंगे, सूचना विभाग वाला भी इनकी सेवा में लगे रहते हैं दिन रात। जब इनकी सेवा ही हो रही है तो इनके लिए तो विकास हो ही रहा है उत्तराखंड में। दरअसल ये 2-3 ऐसे पहलू हैं इस राज्य को लेकर। जब जिस क्षेत्र से मैं, जिस विधानसभा का हूँ, मेरे विधायक मुख्यमंत्री हैं, वो वोट मांगने मेरे घर आते हैं, वो तमाम बार सुख दुख में हमारे घर आते हैं, लेकिन ये सब के बावजूद मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और जो पत्रकारिता के उसूल हैं वो कहते हैं कि मैं उन्हें वॉच करूं कि उस प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और पहले दिन से हमारी सोच यही रही है, आज तक का इतिहास है इस मैगजीन का। इस मैगजीन के अंदर इन 18 सालों में प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कभी नहीं छपा। अदरवाइज आपने देखा हो कि कभी भी कोई आदमी आता, कोई मीडिया हाउस आता है, वहाँ से शुरुआत होती है। उसने टिप्पणी कर ही दी कि किस मुख्यमंत्री पर, जिसका आप कह रहे हैं आपके घर पे आते हैं, वोट मांगने भी आते हैं, किन पे कोई जाप पड़ा हुआ है। दरअसल क्या है कि जब आदमी इस सिस्टम में आता है, हमने देखा है शुरुआत से ही है, चाहे वो नित्यानंद स्वामी आए हों, भगत सिंह कोश्यारी आए, उनके बाद जितने भी सीएम आए, सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। और जब भी कोई आदमी सत्ता में आता है तो अमूमन वो एक जैसा ही काम करता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो अधिकारी हैं वो वहीं बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं वहीं बैठे हुए हैं, वो इनको एक बन बनाई फॉर्मेट दिखा देते हैं कि साहब आपको सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक अखबार पढ़ना है, इतने लोगों से आज आपने मिलना है, इतने कार्यकर्ताओं से मिलना है, फलानी पुस्तक का विमोचन करने जाना है, फलाने गीत का विमोचन करने जाना है। वो उन लोगों के इर्द गिर्द इस तरह से घिर जाता है व्यक्ति कि अगर कुछ सोचना भी चाहे तो वो सोच भी नहीं पाता। आज की तारीख में तो हालात जो पिछले हमारे मुख्यमंत्री थे उनसे और ज़्यादा खराब हो चुके हैं। आज की तारीख में जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके OSDs हैं, जो सलाहकार हैं, जो PRO हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे उनके घर पे पहुंच जाते हैं और उन्हें जगाते हैं कि चलिए साहब बैडमिंटन खेलने जाते हैं। अब देखिए कितना गंभीर मसला है कि इस प्रदेश के गृह मंत्री भी स्वयं हुए हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का भी पहलू है। एक मुख्यमंत्री को वो लोग वहाँ बैडमिंटन खिला रहे हैं जो सीमेंटेड का पक्का फर्श है। दुनिया में कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी कहीं खेलता हो, तो वो जानता है कि कभी भी बैडमिंटन आपके पक्के फर्श पे नहीं खेला जाता है। लेकिन वो उन लोगों के कॉकस में इस कदर घिर गए हैं कि उन्हें अब स्वयं की सुरक्षा का भी मालूम नहीं कि वास्तव में अगर कल के दिन वो पक्के फर्श पे गिर गए, उनका घुटना लग गया, उनका पैर लग जाए, उनके कोई चोट लग जाए, गंभीर चोट, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, उसका स्पष्ट तरीका है कि या तो आप टर्फ पे खेलिए उसको, या आप जो वुडन उसका जो है सिस्टम उस पर खेलिए। ये लोग उनको पक्के फर्श पे खिला रहे हैं और कितनी गंभीर बात है। इन लोगों ने उनको इस कदर मिसगाइड कर दिया है। आप जिन लोग कह रहे हैं वो कौन सी सामान्य लोग हैं? अरे वो ईरान तुरान घूम के आए हैं, दिल्ली घूम के आए हैं, पता नहीं कहाँ देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं। आप उनको ये कह रहे हैं उनकी योग्यता पर शक कर रहे हैं, उन्हें बैडमिंटन नहीं पता। दरअसल होता क्या है कि आज उनकी योग्यता का जो पैमाना है वो इस कदर आप समझ सकते हैं क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पिछले 2 चुनाव हारे, विधानसभा के चुनाव, और उन 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद त्रिवेंद्र सिंह जी नेपथ्य में चले गए। मतलब आप लगाइए 2017 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी 57 सीटें जीती, उस चुनाव प्रचार के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी पर्चे में नहीं, किसी पोस्टर में नहीं, किसी नारे में नहीं थे। पुराने मुख्यमंत्रियों के उसमें फोटो थे, केंद्रीय नेताओं के फोटो थे, उसमें सतपाल महाराज का फोटो था, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका फोटो था, और ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को कहीं भी किसी सीन में नहीं रखा गया। इनको मतलब कोई इस बात में मान के भी नहीं चल रहा था कि ये व्यक्ति कल के दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन 2 चुनाव हारने के बाद कोई व्यक्ति ये समझ भी नहीं पाता था कि क्या वास्तव में चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। उन दोनों चुनावों में हम जैसे तमाम लोग जो थे, जिनको लगता था कि ये आदमी एक बड़ी सोच का आदमी हो सकता है, ये ईमानदार हो सकता है, ये कर्मठ हो सकता है, ये कच्चे कान का नहीं साबित होगा, ये इस प्रदेश का अच्छा निर्णय ले सकता है, हमने लोगों को कहा
कि इनको एक मौका जरूर देना चाहिए। कम से कम एक आदमी ऐसा है कि यहाँ इस प्रदेश में जिस आदमी ने बड़े धक्के खाए, जो बहुत साधारण परिवार से निकल कर आए हैं, जो उस खैरा सैंड से निकल कर आए हैं, जहाँ आज भी इंटर कॉलेज जाने के लिए आपको कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो हमें यह लगा कि जिन उम्मीदों और आशाओं के साथ लोगों ने इनको वोट किया, अब वो लोग उस सीन से हट गए जो इनकी विषम परिस्थितियों के दोस्त थे, जिन लोगों ने उस संघर्ष के दौर में इनका साथ दिया। अब उनकी बजाय एक ऐसा कॉकस वहाँ बैठ गया है जिनको आप बोल सकते हैं चालाक लोग हैं, वो क्विक माइंड वाले लोग हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जानते हैं। उनमें से आप ऐसे लोग भी देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे साधारण लोग, जिनको हमने बहुत नज़दीक से देखा, जो 2-2 3-3 दिन तक कपड़े बदलने में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते हैं यार कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, आदमी का विचार काम करना चाहिए और काम होना चाहिए। आज की तारीख में आप लगाइए कि एक दिन में 3-3 ड्रेस उनको पहनाई जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मकड़ जाल में फंस गए हैं कि हो सकता है उसे निकलना चाह रहे हों, लेकिन ये जो चौकड़ी है जिन्होंने उनको घेरा हुआ है, ये उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, भूसा डालने वाली है। कि सीएम की कुर्सी ऐसी होती है कि उस आदमी को जो कि एक गांव से आया आपकी मेरी तरह, उसको इनका कॉकस वो देखने नहीं दे रहा कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीढ़ी से नीचे उतर आ गए तैयार होकर, और उनका आदमी, उनका सलाहकारों ने टोकरा कि सर नहीं, आज आपने ये बास्केट नहीं पहनी है, तो आपने कल भी पहनी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से वापस जा रहे हैं सीढ़ी से, और फिर दोबारा दूसरी यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, दूसरे कपड़े पहन के आ रहे हैं। इस करते में आधा घंटा खराब हो गया आपका। एक बाबा, अब आप लगाइए क्या है। एक बाबा के संबंध में भी आपने लिखा था कि एक बाबा जो भगवाधारी है ऋषिकेश का, वो ये बैठ के ले रहा है सरकारी बैठक। ये बड़ी गंभीर बात है कि कुंभ के मेले की बैठक में जहाँ वहाँ के विधायक होने चाहिए थे, ऋषिकेश के विधायक होने चाहिए थे, देहरादून के होने चाहिए थे, देवप्रयाग के विधायक की आवश्यकता थी, वहाँ हरिद्वार के सभी विधायकों की आवश्यकता थी, हरिद्वार के सांसद की आवश्यकता थी, और उन लोगों की आवश्यकता थी जो संत समाज के लोग हैं, जो वास्तव में इस दिशा में काम करते हैं। अब आपने एक ऐसे मुनि को वहाँ मंच पे बिठा दिया जिसने सरकारी जो नदी है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 200 मीटर तक कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, जिस आदमी ने उस नदी के ऊपर अपना आश्रम बना रखा है, जिस आदमी के आश्रम का सीवर सीधे गंगा जी में जा रहा है, उसको आप बैठक में बिठाओगे तो क्या संदेश जाएगा इस प्रदेश में। आप ये देखिए कि वास्तव में कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस कदर घेर के रख दिया है कि ये बेचारे अगर कुछ चाह भी रहेंगे इस प्रदेश के लिए कि मैं इस प्रदेश के लिए कुछ करूं। अब आप बहुत सिंपल से देख लीजिए, तो आप ये मानते हैं कि ये जाप जैसी कोई चीज होती है कि आदमी जाप में फंस जाए, कुछ मंत्र तंत्र कर दिया? निश्चित रूप से आप देखिए कि पहली बार उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसे लोगों के कहने पर ही, जो लोग तंत्र विद्या मंत्र विद्या इस तमाम जो काम की बजाय ऐसे चीज़ों पे फोकस करते हैं, इन लोगों ने मुख्यमंत्री निवास में गाय बंधवाई इनसे कि आप गाय पालो यहाँ अगर आप अपनी कुर्सी सलामत चाहते हो। उनसे बोला गया कि आप सचिवालय के 4थे माले में बैठिए, आप जन ऑफिस 5 वाला पे उस पर बैठिए आप। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि मान्यवर आपको इस कार में नहीं चलना चाहिए जिस कार में आप चल रहे हो, आप अपने लिए बुलेट प्रूफ कार मंगाइए। एक साधारण व्यक्ति जो पहले ही जेड प्लस सुरक्षा में चल रहा है, जो बहुत सीधा साधारण, हमने उनको लंबे समय से देखा है, वो इस सब प्रपंच में रहने वाले नहीं है, लेकिन ये जो चारों तरफ जिन लोगों ने इनको बना दिया, आडंबर खड़ा कर दिया, वो लोग उनको उस जो घेरा है उससे बाहर नहीं आने दे रहे हैं। आप देखिए ये सब चीजें उत्तराखंड में होती हैं, क्योंकि जब हरीश रावत की दुर्घटना हुई थी, एरोप्लेन दुर्घटना, उसी दिन उनका एक काला कुत्ता जो सबसे अधिक प्रिय था, उस दिन वो मरा था। माना जा रहा था गर्दन की जिस हिस्से को टूटा है, हड्डी टूटी है, बचना मुश्किल था, लेकिन प्राण रात को गए थे काले कुत्ते के जो बहुत प्रिय था। और ये भी माना जाता है काला कुत्ता जीवन देता है आपके जीवन के लिए। तब तो ये मान लिया गया था कि हरीश रावत का बचाव हो गया, और क्या उसी तरह का कोई अटैक इन पे भी हो रहा है? मुझे लगता है कि जब तक आप अच्छे काम कर रहे हैं इस दुनिया में और आपका मन साफ है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई ताकत बनी नहीं आज तक जो इन तंत्रों मंत्रों से आपको नष्ट कर दे। लेकिन आपने कहा कि सुबह उन्हें क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कहाँ देखना है, क्या करना है, सब कॉकस ने घेरा हुआ है। वो आदमी जो पूरे देश में जो चलाता था, जिसने बीजेपी को यूपी में जिताया, जिसने झारखंड को सुधार दिया, यूपी के नेताओं को सुधार दिया, जो इतना बड़ा कड़क संगठन मंत्री रहा उत्तराखंड का भी, जब उत्तराखंड नहीं बना था यूपी के ज़माने में, आज 4-5 लोगों के कॉकस ने उसकी दृष्टि बाधित कर दी है। ये होता है। अब वो दरअसल क्या है कि उससे बाहर तब तो आएंगे जब उस घेरे से बाहर आएंगे। उनके कमरे में जाने से पहले जो 5 जगह वही लोग खड़े मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहने भी जाना चाह रहा होगा वहाँ, आप देखिए कि पार्टी संगठन में एक बड़े स्तर पे इनके खिलाफ में माहौल बनाया जा रहा है। हर जगह ये बात फैलाई जा रही है जो संगठन के लोग हैं कि भाई आखिरकार ऐसे क्या हालात पैदा हो गए, ऐसा क्या क्राइसिस आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के 20 लोगों को भी आप दायित्व नहीं बांट पाए।
क्या वास्तव में उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति आज इतनी खराब हो चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान लोग हैं, जिन लोगों ने तन मन धन से इस पार्टी को सींचा होगा, आप उनको भी दायित्वधारी नहीं बना पाए? आखिरकार वो कौन लोग हैं जो ये सब करने के बावजूद भी वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे? एक बड़ी गंभीर बात कुछ दिन पहले जो इनका कुमाऊं में प्रदेश कार्य समिति हुई, उसमें एक कोर टीम की बैठक हुई, तो कुछ मित्र हमारे भी थे जिन्होंने हमसे ये बात शेयर की। वहाँ पर जो कैबिनेट जो राज्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, इन्होंने जब उनके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठे थे, श्याम जाजू बैठे थे और सब लोग बैठे थे, तो श्याम जाजू ने कहा कि भाई जितने भी हमारी पार्टी पदाधिकारी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर खुल के आप बताइए इस सरकार के बारे में कि हमारी सरकार अच्छा कर रही, बुरा कर रही, बहुत बुरा कर रही, जो कुछ बोलना आपको यहाँ बोलिए। लेकिन वहाँ बैठे जितने लोग थे, कोर टीम के लोग और जो तमाम कार्यकर्ता थे, किसी ने जुबान नहीं खोली। उसके बाद धन सिंह रावत को बोलना पड़ा, भाई आपको बोलना पड़ेगा यहाँ, आप लोग जो दाएं बाएं इधर उधर बोलते हो, आपको यहीं पर बात बोलनी है कि आखिरकार क्या दिक्कत है आप लोगों को और तब उसके कारण हम इसका समाधान निकाल पाते हैं। धन सिंह रावत के बोलने के बावजूद भी किसी कार्यकर्ता ने वहाँ कुछ नहीं बोला और वहाँ एक ऐसा निराशा का वातावरण तैयार हो गया, जो उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद मुख्यमंत्री उठे और मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सब लोगों की चुप्पी से मुझे ये लगता है और ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अगर भाई हमारी सरकार गलत काम कर रही है तो आप गलत बताइए, अगर गलत नहीं बता रहे तो कम से कम कोई एक आदमी तो जो यहाँ 150 लोग बैठे उनमें से एक आदमी ये तो बोलता है कि नहीं आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। साहब, जो संगठन स्तर पे भी लोगों ने एक इस तरह की चीज़ें परसेप्शन तैयार कर दिया है कि वही जिसके बाद वो गाना आया झांपू वाली, तो ये गाना सिर्फ उस गीतकार के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से नहीं है, ये जो पार्टी संगठन के भी जो लोग हैं, आप जो मौन हो गए हैं, आप जो देख रहे हैं कि इमेज कुछ मतलब वो उस तरह की नहीं जा पा रही है, कुछ काम करने वाला इन व्यक्ति को हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद आप देखिए यही तो लोग जिम्मेदार हैं जो उनको चला। आपका ये मानना है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, तो पुराना झांपू गीत था वो भी बीजेपी के ही किसी कॉकस का अंश है और अब जो नया गाना आया है वो एक नए कॉकस जिसके पास फिलहाल सत्ता है, जिसके पास मुख्यमंत्री जिनके इर्द गिर्द हैं, जिनके इशारों पे हैं, उनके द्वारा अपनी फेस सेविंग का जुगाड़ किया गया कि लो भाई हमने एक गीत लिया है, आप बच गए, सारी चीज़ खत्म। आप ये देखिए कि इस प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दूसरे को पछाड़ने में कितने शिद्दत से काम करते हैं, इसके एक उदाहरण स्वयं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं। 2007 में जब जनरल खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उन लोगों में थे जिन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह खंडूड़ी हट जाए। खंडूड़ी हटे तो उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक बने, फिर वो वही टीम दोबारा तैयार हुई जिन्होंने कहा कि निशंक को हटाओ, तो ये लोग उसमें भी शामिल थे, चाहे वो प्रकाश पंत रहे हो, तमाम लोग रहे। तब गीत की साजिश नहीं है, नहीं गीत उस समय भी चले, उस समय भी नरेंद्र सिंह नेगी का गीत आया था। नरेंद्र सिंह नेगी किसी व्यक्ति के कहने पे गीत लगा, ये नरेंद्र सिंह नेगी तो जनगीतकार हैं, ठीक। और जब आप जनरल खंडूड़ी थे, खंडूड़ी के खिलाफ उन्होंने गीत नहीं लगाया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और तब ना ये बात आई कि इन्होंने ऐसा साजिश करी, और ना तब ये बात आई कि कॉकस ने बांध दिया या मंत्र तंत्र की बात थी। ये बात सिर्फ तब हुई जब हरीश रावत की गर्दन टूटी थी। और अब दूसरी बार आपने आरोप लगाया कि जाप का आरोप, बाकायदा लिखित आपने लिखा है अपनी वॉल पे कि जाप के घेरे में मुख्यमंत्री, आपने मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले लिख दिया था। दरअसल ये जो साजिश और वो वाला दौर जो शुरू से जाप वाली जो बात हुई, दोनों बार रावतों के खिलाफ हुई है, और आप भी रावत है, मैं भी रावत। ये एक अलग विषय है। आप देखिए कि जो पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी भी, नित्यानंद स्वामी जितने समय मुख्यमंत्री रहे उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनके कम से कम 300 दौरे हरिद्वार में लगे, 300 दौरे। और नित्यानंद स्वामी के ऐसे मुख्यमंत्री एक बयान आया, एज चीफ मिनिस्टर नित्यानंद स्वामी ने कहा कि मेरे खिलाफ हरिद्वार में मेरे को मारने के लिए तंत्र विद्या का आयोजन किया जा रहा है, मुझे मारने की साजिश हो रही है। ये बात उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटने के कुछ समय बाद कही। और आज की तारीख में ऐसे भी तमाम लोग इस प्रदेश के भीतर हैं जो इसी तरह से इन मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को घेरने के लिए, उनको इस तरह से बरगलाने के लिए, उनको काम की तरफ ले जाने के बजाय जो है इस दिशा में लेके चलते हैं। और उसी की परिणति ये है कि आज ये कभी झांपू गीत आ गया, कभी झांपू के अगेंस्ट दूसरा गीत आ गया, और कुछ लोगों का तो इसी से काम चल रहा है। कुछ लोगों ने इस गाने को, ऐसा लगता है आपको कि सीएम पे प्रेशर भी हो गया इन चीज़ों का, क्योंकि वो कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और रहे हैं, जहाँ यूपीए बोलना था वो एनडीए बोल जा रहे हैं। वो दरअसल होता क्या है कि जब तक आप कुछ नया करने के नहीं सोचोगे, नया आप तब करोगे जब आप उस पुरानी व्यवस्था से बाहर आओगे। अब आप 1.5 साल से एक ऐसे तंत्र के अंदर फंस गए हो कि अगर कोई अच्छा हो भी रहा है तो वो पता नहीं चल रहा है, जो बुरा हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। ये वो जो लोग चारों तरफ के लोग हैं वे उनको बताते हैं कि साहब बाहर बहुत हरियाली है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आप देखिए, आपने कोर्ट के आदेश पर आपने जोगी वाला तोड़ दिया,
आपने धर्मपुर आरागढ़ तोड़ दिया, आपने प्रेम नगर तोड़ दिया, राजपुर रोड तोड़ दिया। आपने इतने बड़े स्तर पे लोगों का जीना हराम कर दिया कि भाई कोर्ट का आदेश है, अतिक्रमण हमने हटाना है। इस बीच में ऐसी कौन सी ताकतें आ गई, ऐसे कौन लोग आ गए जिन्होंने कहा कि भाई अगर आप रिस्पना नदी के किनारे कब्जा किए हुए जो लोग हैं, जो उड़ीसा, बिहार, बंगाल, नेपाल, झारखंड, रोहिंग्या, मुसलमान, पता नहीं कौन कौन लोग हैं जिनका कभी आज की तारीख में भी उत्तराखंड में कोई योगदान है, जिनको कोई जानता भी नहीं है कि जो आदमी अपने को उत्तराखंड में बंगाल का बता रहा है कि वास्तव में बंगाली है या वो बांग्लादेशी है, ये कंफर्मेशन नहीं है। उसके बावजूद आप उन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेकर आ गए। अब उस अध्यादेश को लाने से आज त्रिवेंद्र रावत किस तरह बैकफुट पर हैं। अब आप देखिए कि जो विधायक उस दिन अध्यादेश के साथ खड़े थे और परसों जब प्रेम नगर टूटा तो सारे विधायक इनके अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा साहब आपने वो बस्तियां किसके लिए बचाया, आपने तो हमारे वोटर मार दिए, आपने प्रेम नगर के 200 दुकानदारों को पैदल कर दिया, आपने नेहरू कॉलोनी के दुकानदार को ध्वस्त कर दिया, आपने आराघर के दुकानदारों को पैदल कर दिया। अगर आप उन लोगों के लिए, उन अवैध बस्ती धारकों के लिए जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, 100% एनक्रोचमेंट कर रखा है, नदी के ऊपर बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नदी के ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जिन लोगों ने पूरी की पूरी नदियां कब्जा रखी है, पूरी सरकारी जमीन कब्जा रखी, उनको बचाने के लिए 3 साल का एक अध्यादेश आप लाए। जिन लोगों की 2 फीट जमीन कब्जा रखी थी, 4 फीट थी, निश्चित रूप से गलत है, उनके आपने 3 मंजिला गिरा दिए, आपने उनकी दुकानें बंद करा दिया, आपने उनका रोजगार खत्म कर दिया। क्या आप उनको नहीं कह सकते कि हम अध्यादेश लेकर आ रहे हैं और 3 साल में आप अपना रोजगार का इंतजाम कीजिए, हम 3 साल बाद आपका दुकान तोड़ देंगे, आपको जाना पड़ेगा। ये जो दोहरी नीतियां हैं, जो उनको बरगला रहे हैं लोग, कहाँ हैं? आप देखिए एक मुख्यमंत्री आज इस तरह से पैदल हो चुका है, इतना बुरा लग रहा है। आपके पुराने परिचित हैं, मैं तो अभी तक मिला नहीं हूँ, जब से सीएम बने हैं, पुराने परिचित मेरे भी विद्यार्थी जीवन के, लेकिन आप कभी बताते नहीं उनको कि भाई जरा आंखें खोलो, दुनिया देखो। और मुझे लगता है कि पिछला करीबन 1 साल हो गया है मेरी उनसे कोई भेंट नहीं की। मैंने 1-2 बार जब उनसे भेंट हुई तो मैंने उनसे चर्चा की, तो मैंने उनको देखा कि वो उसी चीज़ में घिर गए हैं पूरी तरह से। अब मैंने कहा भाई अगर मैं इनको ज़्यादा बात करूँ तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी आपसे सुझाव मांगता है, कोई सलाह लेता तो निश्चित रूप से देना चाहिए। और निकलने का मार्ग है नहीं, अपने मार्ग बहुत सारे हैं, और सवेरे 5 बजे से पहले रात में अपने परिवार के साथ रहते होंगे, अपने बंद कमरे में। जी 5 बजे जब उन्हें घेर दिया जाता है और शाम तक घेरा हुआ है, घेरा बना हुआ है और कोई और मिल नहीं सकता, मिलेगा तो उनकी आंखों के सामने मिलेगा जिस कॉकस को आप कह रहे हैं, तो फिर उस कॉकस से बाहर निकले। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री के परिवार, वो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली में एज ए मुख्यमंत्री उनको एक आवास मिला हुआ। इस चंडाल चौकड़ी ने क्या किया कि वहां पर भी एक बैडमिंटन कोर्ट बना दिया। मतलब घेराबंदी का स्तर आप देखिए। एक मुख्यमंत्री अगर वहां जाए तो ये लोग पहले वहां पहुंच जाएंगे और वहां भी बोलेंगे साहब हम सुबह वहां भी 5:30 बजे बैडमिंटन खेलने आपके साथ आएंगे। अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री को कितने दिन वहां दिल्ली जाना पड़ता है, महीने में मुश्किल से 2, 3, 4, 5 दिन। अब उसके लिए भी उन्होंने सरकारी खर्चे से वहां एक बैडमिंटन कोर्ट उनके लिए तैयार करवा दिया। सचिवालय के अंदर जो सचिवालय के जो परिसर है, उस सचिवालय के परिसर में 1 करोड़ रुपए से बैडमिंटन कोर्ट के लिए स्वीकृत कर दिया, वो बनना शुरू हो गया। जिस प्रदेश में जो आपदाग्रस्त प्रदेश है, जहां आज भीषण आपदाओं के बाद जो टूटे हुए पुल हैं वो आज तक नहीं बने, उन पुलों में कहीं आप 10, 20, 30, 40 लाख रुपए देते तो शायद अब तक कम से कम 10 पुल तैयार हो जाते। अब आपने वहां फोकस करने की बजाय आपने इसलिए कर दिया कि जो सचिवालय में जो दूसरा सेक्टर वहां जो अधिकारियों का है, जो कर्मचारियों को, आपने उनको खुश करना है, उनके लिए आपने 1 करोड़ रुपए का वहां बैडमिंटन कोर्ट बना दिया। आपने 2 बिल्डिंगों को जोड़ने के लिए वहां करीबन 40 लाख रुपए का एक पुल और बना दिया। ऐसा लगता है कि वास्तव में जिस दिशा में त्रिवेंद्र सिंह रावत करना भी चाह रहे होंगे, उनसे गलत काम करवाए जा रहे हैं। अदरवाइज वैसा काम करते नहीं। घंटे 2 घंटे उन्हें खिलाओ, फिर उसको थकान में रहेंगे, फिर उस थकान में ही खाना खाएंगे, वो टाइम भी उनका किल होता रहे और बाहर दुकान चलती रहे। मिनी मुख्यमंत्रियों की मिनी मुख्यमंत्री आप इन्हें मान सकते हैं, और ये मान सकते हैं कि ये लोग इस प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं। और मैं उन लोगों को इसलिए बहुत दोष नहीं देता कि उनका चुनाव स्वयं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। अगर आज की तारीख में आप मेरे घर आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, अगर मेरा बच्चा आपके पैर नहीं छू रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा बच्चा बिगड़ैल है, तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है। मेरी पत्नी अगर ढंग से ट्रीट करके 2 गिलास पानी नहीं पिला रही है तो उसमें मेरी पत्नी का दोष नहीं, वो मेरा दोष माना जाएगा कि मैंने उनको किस तरह सिखाया चीज़ों को। कभी भी दिल्ली बम्बई के नेता कभी नहीं रहे,
त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया के पीछे भागने वाले नेता आज से पहले कभी नहीं रहे। संबंध उन्होंने ठीक रहा, सबको सम्मान दिया, लेकिन मुझे छापो, मुझे दिखाओ, ये कभी उनका शौक नहीं रहा। ठीक। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद लाए थे, जो दिल्ली बम्बई से लोग आए हैं, आयातित जो है, सोपड़ आयातित चौकड़ी, तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का उनसे इससे पहले तो कोई संबंध था नहीं, तो वो क्यों लाए होंगे? ये जरूरी नहीं कि वो लाए, हो सकता है कि दिल्ली से ही बड़े नेताओं ने थोपा, आदमी थोप रखे हो। दरअसल क्या है कि इस प्रदेश में जब तक हाईकमान संस्कृति चलेगी, कुर्सी में रहना तो इनका ताना बना अपने इर्द गिर्द रखना है, इन्हीं को ओएसडी बना के रखना है, इन्हीं को सलाहकार बना के रखना है। वो इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान दिल्ली में, कांग्रेस वालों की कमान दिल्ली में। चूँकि इस प्रदेश में अपना कोई नेतृत्व उभर के नहीं आया और कोई तीसरी ताकत तैयार नहीं हुई पाई कि जिन्हें ये पूछने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े कि साहब आज देहरादून का डीएम किसको बनाऊं और किस वाला एसडीएम को हटाना है। जब इस स्तर पर दिल्ली से हाईकमान से शिकायतें और सिफारिशें चलती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह की भर्तियां होती हैं, कुछ आदमी अपनी चॉइस से करता है, कुछ तो। बहुत सारी बातें हमारे साथ की, आपका बहुत शुक्रिया। प्रेस क्लब में आज गजेंद्र रावत हमारे साथ थे। अगले कार्यक्रम में किसी नए पत्रकार का हाजिर होंगे। फिलहाल में दीजिए।